नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, ये वाला सप्ताह तो मतलब अब राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेजी से चल रही हैं। मोदी जी एक दिन में दो दो तीन तीन राज्य में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो अब वो रफ्तार तो शायद हम लोग मैच नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ मोदी जी एक चीज नहीं भूल रहे हैं कि वो रेड वाला भूत उनका फिर से जग गया है। बीच में कुछ दिनों के लिए थोड़ा कम था, शायद वो कुछ और, वो G20 में व्यस्त थे, फिर वो नई पार्लियामेंट में व्यस्त थे। अब उनका फिर से वो वाला याद आ गया कि ये काम तो एक रेड लगातार करते रहना एक काम है। कल उन्होंने करीब 46 पत्रकारों के घरों पे रेड डाली। उसमें जो प्रमुख पत्रकार थे उनको पुलिस स्टेशन ले गए, पूछताछ किए। और सबसे एक ही पूछताछ है, जिससे भी बात करिए वही पूछताछ कि आपके विदेश में कौन आपका भाई रहता है, क्यों बात होती है, क्या कवर किए थे। और एक रूटीन सी पूछताछ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और फिर सबको घर भेज दिया गया। उनके लैपटॉप और उनके फोन अभी भी अपने पास शायद काफी लोगों के रखे हुए हैं। और जैसा लगता है कि ये लोगों में डर पहुंचाने का ज्यादा होता है। आज सुबह संजय सिंह, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में जो सबसे प्रमुखता से और सबसे प्रखर होके राज्यसभा में भी और राज्यसभा के बाहर इनका बात करते थे, वो संजय सिंह थे। अब संजय सिंह को भी उठाया, उनके पिताजी को भी ले गए हैं कि भाई बातचीत करने के लिए। मैं इस पे पहले आपको, क्योंकि इससे तो लोगों को अजीब सा लग रहा है ना, कि ये साफ साफ लग रहा है कि आप केवल केवल पॉलिटिक्स बदले की भावना से कर रहे हैं। और ये दिल्ली पुलिस नहीं आ रही है, CISF, CRPF, मतलब गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव है। तो पहली पहली एक इस पे आपका अशोक भाई एक बातचीत। देखिए आनंद जी, मैं ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी G20 और बाकी जगह पे व्यस्त थे इसलिए ये एजेंसियां एक्टिव नहीं थी। एक बात मैं मान रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं जनता स्वयं पूछने लगती है कि ईडी कब आएगी, सीबीआई कब आएगी, इनकम टैक्स कब आएगी, क्योंकि अब ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के। ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, ये 5 राज्यों के चुनाव 2024 की नींव डालने जा रहे हैं। चाहे एनडीए की कहो, इंडिया गठबंधन की कहो या एनडीए गठबंधन की कहो। सवाल यह है कि 3 लगातार हार के बाद यदि 5 राज्यों में हार नसीब होती है तो 8 राज्य लगातार हारने का ठिकरा नरेंद्र मोदी जी के ही सर पे फूटेगा, क्योंकि हर चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी इतने कॉशियस हो गए कि उन्होंने अपने चेहरे के बजाय, मुझे याद है गुजरात का उनका वो भाषण, जब वो कह रहे थे कि उम्मीदवार को मत देखो, मुझे देखो, आप जो भी बटन दबाओगे बीजेपी पे वो मुझे वोट जाएगा। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा उम्मीदवार कमल, हमारा मुख्यमंत्री कमल। ये जो कमल सामने लाया मोदी जी के चेहरे के सामने, वो सिर्फ संभावित हार के ठिकरे से बचने का एक रास्ता बनाने का प्रयास है। फिर इन 5 राज्यों में जब चुनाव होंगे तो लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक्टिव होगी। अब इन 5 राज्यों में से हमने पहली बार देखा छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे कल जेल डाल दो, मैं तैयार हूं जाने के लिए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये जरा शरद पवार, ये लोग वो है कि जो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत भागादौड़ी कर रहे थे। तो अभिषेक बनर्जी को कैसा ईडी ने घेरा ये आपने देखा ही है। कल तृणमूल कांग्रेस के लोग विरोध करने आए थे, और विरोध यह राजनीति में एक प्रक्रिया है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था शाहीन बाग के समय, विरोध का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट है आपको, लोकतंत्र देता है आपको ये अधिकार। लेकिन कल जिस बर्बरतापूर्ण रूप से कल रात से क्रैकडाउन हो रहा है टीएमसी पे, वो कहीं ना कहीं तानाशाही प्रवृत्ति दिखाती है, और ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। ईडी वहां पे भी सक्रिय है। ईडी को तो वहां पे लताड़ा है हाई कोर्ट ने। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कल फिर ईडी को लताड़ा और नसीहत दी कि आप ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से काम करें, आप निष्पक्ष होकर काम करें, पक्षपात रवैया, बदले की भावना से काम करना छोड़े। ये सर्वोच्च न्यायालय को, ईडी को कहना पड़ रहा है, ये शर्मनाक बात है। लेकिन जब बेशरम हो चुके लोगों को शर्म किस बात की। अब आते हैं आपके संजय सिंह पे। संजय सिंह सदन के बाहर अंदर बोल रहे थे, संजय सिंह को बाहर कर दिया। संजय सिंह अब फिर भी नहीं रुक रहे तो अब ईडी को भेज दिया। संजय सिंह ईडी से नहीं डरते तो उनके वृद्ध पिता को ले गए।
मुझे याद है जब मेरी अनिल देशमुख से बात हुई थी और अनिल देशमुख से जब मैंने पूछा कि ये ईडी का बर्ताव कैसा रहा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। अनिल जी, जो आदमी 1.5 साल जेल काट के आया, वो जेल में ईडी से नहीं डरा। वो मुझे बात करते समय उनका गला रूंध गया था और आंखों में से पानी टपक गया था। उन्होंने कहा कि मेरे नाती जो 5-5 साल के बच्चे हैं, उनको ईडी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ऐसा पकड़ के पूछ रहे थे कि बताओ ये आदमी आपके घर में आता है कि नहीं, बताओ ये आदमी आपके घर में आता है कि नहीं। उस 5 साल के बच्चे की मनस्थिति पे, मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ा होगा। ऐसे मैंने क्या पाप कर दी है कि मेरे नाती को ये भोगना पड़ रहा है। कल अभिसार का जब बेटा स्कूल जा रहा था, ये पुलिस की पूरी फलटन पहुंच गई वहां पे। उस बेटे को क्या लगा होगा कि मेरा बाप कितना बड़ा क्रिमिनल है, क्या मानसिक, ये कौन देखेगा। ये 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 राजनीतिक व्यभिचार है, सत्ता का दुरुपयोग है और इस हद तक करेंगे आप। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं न्यूज क्लिक के मामले में कुछ व्यूज रिजर्व रखता हूं। उर्मिलेश से लेके अभिसार ये मेरे मित्र है। भाषा सिंह और मेरी पत्नी साथ में काम करती थी, भाषा से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ये सब मैं सभी लोगों को, मैं कई लोगों को, मैं दादा को मैं बहुत इज्जत से देखता हूं। मैं कतई नहीं मानता कि ये पत्रकार कोई देशद्रोह कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप वरिष्ठ भी है मेरे से, कि जब मैंने YouTube पे वीडियोस दूसरों के लिए, मैं अभी भी दूसरों के लिए ही काम करता हूँ, मेरा कोई अपना प्रोडक्शन तो है नहीं, तो मुझे लगा कि ये कैमरे और ये सब लाने के लिए कुछ जरूरत होगी फंड की, तो कुछ लोग पैसा देने के लिए तैयार भी थे। तो आशुतोष के यहाँ जब मैं खाना खाने के लिए गया, क्योंकि आशुतोष की भी मेरे पारिवारिक संबंध है, तो मैं आशुतोष के यहाँ, हमारा पूरा परिवार, हम जब खाना खाने बैठे थे, तब मैंने आशुतोष को कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो आशुतोष ने मुझे कहा कि एक देख, बड़े भाई की हैसियत से मुझे तुझे एक नसीहत देता हूँ, किसी भी हालत में किसी से फंडिंग मत लेना, एक पैसे का भी फंडिंग मत लेना, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। फंडिंग लेने जाओगे तुम्हारे ऊपर कई आरोप लगेंगे, क्योंकि फंड देने वाला कौन है, यदि उसके आगे पीछे कुछ निकल गया तो सीधा देशद्रोह आप पे रहेगा। मैं न्यूज क्लिक का जो चाइना के सोर्स से फंडिंग आया है, यदि देश को लगता है कि वो गड़बड़ है, तो पूरा एजेंसीज को अधिकार है उसको देखने का। इसीलिए मैं वहां थोड़ा रिजर्वेशन है मेरा फंडिंग को लेके। बाकी यदि क्लीन है, दूसरी बात, चाइना से भारत का व्यापार, उसकी तुलना उस फंडिंग से नहीं की जा सकती। आप दूसरी जगह जो कंपनी कारपोरेट फंडिंग देती है, और ये फंडिंग ऐसे सोर्स से आया है कि जो सोर्स चाइनीज गवर्नमेंट के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए यदि काम करता है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स समझता है। दूसरा मेरा एक सरकार को सवाल है, वो निशिकांत दुबे जी को भी सवाल है। निशिकांत दुबे जी को न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर तो समझ में आ गई और तुरंत उन्होंने लोकसभा में उठा के न्यूज क्लिक को घेरने का प्रयास किया और न्यूज क्लिक के ऊपर रेड हो गई। ऐसे बहुत जागरूक सांसद इस देश को चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग भी हैं। लेकिन फिर निशिकांत दुबे को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो क्यों नहीं दिखती? तब न्यूयॉर्क टाइम्स की हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके निशिकांत दुबे की जबान को ताला क्यों लग जाता है जब अडानी का मामला आता है? तो क्या हमारे सांसद भी सब्जेक्टिव हैं? क्या हमारे सांसद भी ये देखते हैं कि यदि सरकार को सवाल पूछने वालों को फंडिंग मिल रहा है तो वो देशद्रोही हो गया, और सरकार के गोद में बैठा हुआ कोई दामाद है तो वो सही हो गया? निशिकांत दुबे की जबान तब कहां लड़खड़ा गई थी जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। तब न्यूयॉर्क टाइम्स देश की बदनामी करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, ऐसा आरोप न्यूयॉर्क टाइम्स पे लगता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स जब न्यूज क्लिक की खबर छापता है तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स इस देश के लिए मददगार साबित होता है। ये दोहरा चरित्र इस सरकार का है, ये निशिकांत दुबे जैसे लोगों का है, क्योंकि इनको राजनीति में लाया ही जाता है। जो लाइजनिंग सेक्टर के, जिसको हिंदी में दलाली कहते हैं, अंग्रेजी में उसको लाइजनर कहते हैं, जो कारपोरेट सेक्टर के लाइजनिंग
के लोग जब आप संसद में ले आओगे, उन्हें टिकट दोगे, तो ये इसी टाइप का उपयोग, उनका उपयोग किया जाएगा सब्जेक्टिव, और फिर सरकार उसमें इतराती है और एक प्रोपेगेंडा चलाती है। मैं उर्मिलेश जी के बारे में, मैं दादा के बारे में, मैं अभिसार के बारे में, मैं भाषा के बारे में बिल्कुल सीने पे हाथ रख के एफिडेविट देने को तैयार हूं कि इनसे भारत के प्रति जितना प्रेम मोदी जी का होगा, उससे निशिकांत दुबे का होगा, उससे कई गुना ज्यादा ये देश से प्यार करते हैं। ये मैं इसकी बात गारंटी देता हूँ। लेकिन फिर हमें ये देखना है, यदि हम सरकार को सवाल पूछ रहे हैं और हम मोदी जी के रेजिम में रह रहे हैं, जहां दूरबीन लगा के देखा जाता है कि आपके घर दूध कौन देता है, आपके घर अखबार कौन देता है, आपका बेटा किस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है, यदि इतने क्लोज सर्कल में आप वॉच किए जा रहे हैं, तो फिर यकीनन हमारे जैसे अभिसार जैसे सभी पत्रकारों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमें जहां भी काम करें, क्योंकि अभिसार का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, उसे और किसी चैनल पे जाने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, भाषा सिंह जॉब कर रही थी, मेरा उसको भी रिजर्वेशन है। आप एम्प्लॉइज को, कंटेंट राइटर के हाथ में तो होता है कि हम किसके कंटेंट दे या न दे, लेकिन एम्प्लॉय तो नौकरी कर रहा था। या तो आप न्यूज क्लिक को भारत में चलने ही नहीं देते, और यदि वो चल रहा है तो उसमें यहाँ नौकर तो होंगे, उनके यहाँ प्यून भी होंगे, उनके यहाँ अकाउंटेंट भी होगा, या एचआर भी होगा, उनके यहाँ सब एडिटर भी होंगे। तो फिर उन गरीबों की, उन बेचारों की क्या गलती है जो आपने उनको डिटेन किया? ये एक फियर साइकोसिस है कि भाई अभिसार को अंदर कर दिया, इसको अंदर कर दिया, वो भाई एक लैपटॉप उठा के ले गए, परिवार को हरास कर रहे हैं। ये उनके पिताजी को क्या पूछेंगे? संजय सिंह के पिता को क्या पूछेंगे? संजय सिंह के पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा सांसद बनेगा। वो तो एक गरीब और मतलब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम सब, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो हमारे तो इतने बड़े बड़े सपने नहीं थे। लेकिन यदि एक समाज के संघर्ष में यदि ये हो जाता है, और मुझे संजय सिंह कोई सांसद आप ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के लिए नहीं गए, वो सांसद बने हैं तो सवाल पूछने के लिए। आम आदमी पार्टी में कई फ्रॉड लोग भी हो सकते हैं, लेकिन संजय सिंह को भी मैं जानता हूँ, जो पत्रकार था तब, पत्रकारिता में थे तब से जानता हूँ। संजय सिंह, हम यदि संजय सिंह राजनीति में नहीं जाते, आम आदमी पार्टी में नहीं होते, तो आज संजय सिंह हमारे जैसे यूट्यूब पे प्रोग्राम बना रहे होते, सरकार को सवाल पूछ रहे होते। तो ये जो पीड़ा दिखाते हैं, ये कुछ नहीं, ये बौखलाहट है सरकार की। जब आप हार रहे हैं, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, आपके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप G20 का ढकोसला लोगों के सामने परोसते हो, जबकि G20 का जो आपने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव बनाया, वो प्रस्ताव चाइना और रशिया के सामने घुटनों पे बैठ के करा। यही इंडोनेशिया चाहता था, तब आपने अपोज किया। तब इंडोनेशिया में आप साथ देते इंडोनेशिया का, तो शायद इंडोनेशिया में भी 18वें G20 में भी शायद सर्वसम्मति से प्रस्ताव होता। और आप कहते हैं कि हमने बहुत अचीवमेंट किया, घुटनों के बल टिक के बोलते हो कि हमने अचीवमेंट किया। आप चंद्रयान की बात करते हैं, गांव की गरीब घर की लड़की, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी के लिए महिला को झोली में लेके जाना पड़ता है, कंधे में टांग के लेके जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। यदि इस देश की महिला डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती, रोड नहीं है गांव में, तो ये चंद्रयान किस काम का? मैं बार बार पूछता हूँ आनंद जी, ये लोगों को भी समझ लेना चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हमसे आगे नहीं था? क्या ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है, क्या जर्मनी चांद पे यान नहीं भेज सकता था? लेकिन उन्होंने वो खर्चा करने के बजाय अपने लोगों पे खर्चा किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उन्होंने पुल बनाए, गांव-गांव में रोड दिया, भंडारण की क्षमता बनाई, वहाँ का किसान खुशहाल है, वहाँ पे लोग आत्महत्या नहीं करते, उनके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है। उन्होंने R&D पे काम किया, उन्होंने लैबोरेटरीज पे काम किया, क्योंकि हमें एक तगमा चाहिए होता है। बुलेट ट्रेन लाया, बुलेट ट्रेन लाया, अरे लोकल ट्रेन चलती नहीं, तुमसे बुलेट ट्रेन की बात करते हो। ये जो एक ऑर्नामेंटल चीजें है, जहां बुलेट ट्रेन लेके आए, 370 लगाए, कब तक 370 लगाए? क्या कहा था 370 लगाने के बाद? 370 लगाने के बाद आज भी यदि मेजर और कर्नल जैसे अधिकारियों के शव तिरंगे में लपेट के आते हैं, तो किस मुंह से निवाला जाता है इस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गले से? क्या इतने बेदिल इंसान हो गई है कि सिर्फ सीनाई 56 इंच का है और अंदर दिल ही नहीं है?
जी। आज भी खबर है 2 जवान शहीद होने की। तो 370 लगाने के बाद क्यों नहीं वहां आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म हुआ? 370 लगाने के बाद अब क्यों नहीं चुनाव वहां हो सकते? क्यों वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती? डोवाल साहब तो बिरयानी खा रहे थे रास्ते पे, उसको भी 3 साल हो गए। जी। आगे क्या हुआ? ऐसे कई असंख्य मसले। मणिपुर आज भी जल रहा है। आप पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं मणिपुर में जाने का समय नहीं है, और मणिपुर पिछले 4 नहीं 5 महीने हो गए जल रहा है, और अभी भी जल रहा है। जी। किस मुंह से आप लोगों को वोट मांग रहे हो, और किस मुंह से इन 5 राज्यों में जाके आप कह रहे हो कि मेरी सरकार, मैं करता हूं, मैं गारंटी देता हूं? अरे काहे की गारंटी देते हो? आपने मणिपुर जलने की गारंटी दी थी? आपने किसानों की आत्महत्या की गारंटी दी थी? आपने बेरोजगारी की गारंटी दी थी? आपने महंगाई की गारंटी दी थी? आपने रुपए के लुढ़कने की गारंटी दी थी? जो बोलते हो कि मैं हूं तो मोदी तो गारंटी देता हूं। किस बात की गारंटी दी थी मोदी जी आपने? जो चीजें हो रही उसकी गारंटी दी आपने, जो गारंटी का आप बार बार रोना रोते हैं। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में है, पूछेगा कौन? जब पूछता है तो आज ना कल आपकी भी बारी आनी है, हमारी भी बारी आनी है। कोई ना कोई बीच में एक हद आ जाएगा कि फला फला ने कह दिया कि वानखड़ी जी से हमारी बात हो गई। हो गए वानखड़ी जी और आनंद जी अंदर। जी। लेकिन ये मैं लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं मानता जी। हूं कि देश को आजादी के लिए बहुत लोगों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद लोकतंत्र बचाने के लिए फिर प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और इस देश में बहुत सारे लोग हैं, 143 करोड़ में 100 करोड़ लोग प्रताड़ना झेलने को तैयार है लोकतंत्र बचाने के लिए। कुछ चंद लोग अंधभक्त बन के यदि वाह वाह करते हैं, या उनका कुछ अपना एजेंडा होगा उसके तहत काम करते होंगे, तो मैं नहीं मानता कि वो देश की दशा और दिशा है। मैं अशोक भाई, मैं एक चीज और थी, मैं क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए, निशिकांत दुबे ने जो भी आरोप लगाए वो पार्लियामेंट के अंदर संसद की अपनी प्रिविलेज की कवच के साथ लगाए। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के नाम लिए, सबने बाहर कहा कि इसको बाहर लगा के देखिए और फिर हम आपके ऊपर एफआईआर करके आपको अदालत में घसीटेंगे। वो बाहर नहीं बोलते हैं, वो जो भी कहना होता है वो संसद के अंदर, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, उस वहां का कोई एफआईआर या नहीं हो सकती, वो ये काम वहां करते हैं। तो एक तो मैंने कहा कि दर्शकों को ये पता लग जाए। दूसरा, मैं एक दूसरे मसले पे भी आ रहा हूं। एक इससे बड़ा काम हुआ था और ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि शायद उसको उससे ध्यान हटाने के लिए काम किया गया, वो है जाति सर्वेक्षण का। बिहार में जाति सर्वेक्षण पूरा होके नीतीश जी ने, जिसको कहते हैं ना, उसको सार्वजनिक किया है फर्स्ट राउंड, और उसमें परिणाम जो आ रहे हैं वो ऐसे परिणाम है कि हमको आपको लगेगा 63% बैकवर्ड, 20% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप, 83% इनकी आबादी। तो ये मतलब मैं कह रहा हूं कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसको पीछे ढकेलने की कोशिश की गई, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो जातीय सर्वेक्षण या जनगणना की बात है, इसको क्या ये रोक पाएंगे मोदी जी, चाहे किसी भी तरह से कल? मोदी जी एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जाति जनगणना के। और मोदी जी जब बात करते हैं तो मोदी जी के जातीय जनगणना के बाद के जो भाषण थे, यदि उसका विश्लेषण करेंगे आप आनंद जी, तो हंस हंस के आदमी पागल हो जाता है। मैंने तो कई बार कहा कि हमारे बहुत अच्छे, वंदनीय, आदरणीय बड़े भाई जैसे मित्र है कवि सरल संपत। मुझे कई बार लगता है कि सरल संपत को बहुत तगड़ी कंपटीशन नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर रही है, क्योंकि उनके भी भाषण सुन के ठाका लगता है। उन्होंने जनगणना, जाति जनगणना के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये डायलॉग मारने के पहले वो कहते हैं कि विपक्ष ओबीसी विरोधी है, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, क्योंकि मुझे गाली देता है, मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं इसलिए मुझे गाली देता है। वो ओबीसी की बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने उसको अपोज किया, ये दलित विरोधी है। मैंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने उसका विरोध किया, ये आदिवासी विरोधी है। तो ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये नाम कौन ले रहा है? स्वयं मोदी ले रहे हैं।
वही जनगणना में है। तो जनगणना आते से ही हिंदू बट रहा है। जब आप अपने पे लो तो हिंदू नहीं बटता। मतलब मोदी जी आदिवासी, दलित, ओबीसी की अलग अलग कैटेगरी करे तो देश हिंदू नहीं बटेगा। विपक्ष यदि जाति जनगणना करता है तो बटता है। प्रॉब्लम क्या है आनंद जी, नरेंद्र मोदी जी भले ही ओबीसी हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिनका गंगोत्री जिनकी जो है वो वहां से आती है, संघ से आती है। ये नदी संघ से निकलती है। संघ में ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा हावी है। सवर्णों का एक वर्चस्व संघ में हमेशा रहा है और वो रहता रहेगा। तो वो मानसिकता वही है सवर्णों की। मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी का कौन सा ऐसा फैक्टर मोदी में है, मोदी जी जीवन में बता दें कि मैं ओबीसी हूं, मेरा ये ओबीसी। मोदी जी का पूर्ण रूप से ठाकुरवाद की तरह काम करते हैं। एक तानाशाह, एक सामंत की तरह मोदी जी 2014 से लेके 2023 जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक उस सामंतवादी सोच से बात करते हैं। सिर्फ अपनी बात कहते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, जो मन में आया वो करते हैं। चाहे देश बर्बाद हो जाए, नोटबंदी करना है, जीएसटी लाना है, जो करना है से कहो। लोगों को खाने को नहीं है। 80 करोड़ जनता, वो आज अपने भाषण में कह रहे थे कि मेरी जाति एक ही है, गरीबों की जाति। अब गरीब है कहाँ इंडिया में? आप ही की सरकार कहते हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर इतने लोग आ गए कि गरीब बचे नहीं। भाई गरीब बचे नहीं तो फिर 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज क्यों दिया जा रहा है? ये इतनी विसंगतियां हैं। जब इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो देश में गरीबी खत्म हो गई है, और जब जातियों पे आ जाता है तो बोलते मेरी जाति गरीब की है। तो भाई आपके जैसा गरीब जो लाखों का सूट पहने और करोड़ों के प्लेन में घूमे, जिनकी एक एक विजिट राज्य को, राज्य के तिजोरी पे करोड़ों रुपए का बोझ डाले, जी जो चाहते जी हैं कि भाई मैं यहाँ जाऊं तो तुरंत वहां पे जो मतलब गुफा में भी जाते हैं तो पूरी कैमरे की टीम साथ में लेके जाते हैं। ऐसा गरीब तो मुझे लगता है कि मतलब ये राम राज्य में भी ऐसे गरीब नहीं होंगे जो गरीबी की ये कहते कि मेरी जाति गरीबी की है। गरीबी की नहीं है। गरीब आपका एटीएम है, दलित आपका एटीएम है, आदिवासी आपका एटीएम है। आपने एटीएम का उपयोग किया है। हम एटीएम से पैसे निकालने के बाद कभी शाम सुबह एटीएम के पास जाते हैं कि बहुत गर्मी है, तुझे गर्मी लग रही होगी, ठंड है, तेरे पे ब्लैंकेट ओढ़ा दूं। एटीएम का काम आप इधर से कार्ड डालते हो, उधर से नोट निकालते हो। ये चुनाव के टाइम पे ये तमाम एटीएम में प्रलोभन, आश्वासन, वादों के कार्ड डालते हैं, उनसे वोट उगलवा लेते हैं, और फिर अगले चुनाव तक, मतलब जब तक अपने को कैश नहीं लगते हम एटीएम जाते नहीं, तो अगले चुनाव तक ये उस एटीएम का कभी ख्याल भी नहीं देते। नहीं तो इस अमृत काल में जहाँ 35 साल से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से है, उस गुजरात जहाँ राम राज्य स्थापित है, वहां गॉगल पहनने पे दलित यदि पीटता है तो इनकी जाति गरीबों की कैसी हो गई? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है, लेकिन एक दलित अपनी बारात घोड़ी पे नहीं निकाल सकता। मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी पीड़ित ये शाप है, क्योंकि कौन आपके सवर्ण आपके मुंह पे पेशाब करके जाएगा पता नहीं आपको। जी जी। ये वस्तु स्थिति है। जी मैं अशोक भाई, मैं इसको, क्योंकि ये जो बात है जो मोदी जी लगातार, और मुझे अ, अब क्या, अब भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, गुस्सा तो हम लोग उनके ऊपर कर नहीं सकते हैं, दुखी होता है, और दुख भी होता है, गुस्सा, मतलब मैं क्या बोलूं, मोदी जी परसों, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, घाव अगर धीरे से भर जाए तो अच्छा है, लेकिन इस घाव को उधेड़ना और उसमें जैसे कहते हैं ना, नमक लगा के उसको रगड़ने का काम करने का कभी कभी ये लोग काम करते हैं। ये राजस्थान जाते हैं और वहां पे बात करते हैं कि देखा, यहाँ पे कन्हैया लाल जो जो इनके यहाँ की नूपुर शर्मा के ने एक भाषण दिया, जो इनकी भाजपा की मेंबर थी, उससे प्रोवोक होके दो मुस्लिम युवकों ने एक टेलर मास्टर की उदयपुर में हत्या कर दी।
बिल्कुल हत्या करना गलत बात था। उसके बाद अशोक गहलोत ने अगले 4-5 घंटे में इसकी तफ्तीश करके उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब मामला न्यायालय में है, उनको जो 1 फांसी, 2 फांसी, 4 फांसी जो भी लगेगी। आपने नूपुर शर्मा के लिए क्या किया, जो ओरिजिनली अगर लॉ का कोई एबीसीडी भी जानता है, तो जहां से सारा मामला शुरू हुआ, उनकी वजह से सारा, उसमें चुप। अब वो कह रहे हैं कन्हैया लाल यहाँ, अरे भाई कन्हैया लाल मार डाले गए तो उसके बाद सरकार ने तो कर लिया, अब अशोक गहलोत क्या करें? आपने नूपुर, मैं इस पे भी थोड़ा एक आपसे नहीं, मैं आप बताता हूँ आनंद जी, उसने बड़ा ड्रामेटिकली कहा। वो कहने का तरीका देखिए कि लोग कपड़े सीने आते हैं टेलर की दुकान, उसका गला काट के हत्या कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, देखिए अराजकता। बिल्कुल अराजकता थी, लेकिन अशोक गहलोत ने 5 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है। अब प्रधानमंत्री का ध्यान मैं दूसरी ओर खींच रहा हूं। डबल इंजन की सरकार दंगाइयों के डर से महिलाएं अपने परिवार को लेकर जंगल में छुपी है। अरे आप ही की पुलिस उन महिलाओं को जंगल से बाहर लाती है, दंगाइयों के सामने परोसती है, दंगाई उनको नग्न करके घुमाते हैं। जब उस लड़की का मतलब उस महिला का भाई और पिता अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आते हैं, तो उनकी बेटी के सामने हत्या कर दी जाती है। उस बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है, उसका वीडियो निकाला जाता है और पोस्ट किया जाता है, और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे 100 वीडियो घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आई? डबल इंजन की सरकार है। एक दर्जे के लिए रो रहे हैं आप, उस दर्जे के लिए हम भी रोए हैं, एक्शन भी हुआ है, लेकिन उन 2 महिलाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा। आपके मुंह से सिवाय इसके कोई शब्द निकले नहीं कि मुझे पीड़ा होती है। क्या पीड़ा की कोई परिणति नहीं होती? आपको गुस्सा आता है तो आपने क्या एक्शन लिया? आपके मुख्यमंत्री ऐसे 100 वीडियोज आते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो उन पे कुछ एक्शन लिया? उन महिलाओं पे अत्याचार होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेने के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। उसके पहले एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन एक्शन उसके बाद हुई। क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री जी के पास है? क्या प्रधानमंत्री जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेती है डबल इंजन की सरकार है तो? या फिर प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी वहां के कुकी समाज के महिलाओं को कि तुम्हारा यह हश्र होगा जब मेरी सरकार आएगी? तो मात्र मतई समाज के लोग मेजोरिटी में हैं और सत्ता का मक्खन आपको खाना है, इसलिए आप उन महिलाओं की नीलामी होने देंगे? आपके नेता जाते हैं होटल में, कमरे में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को बुलाते हैं, उसका टॉप ऊपर करके उसके गलत जगह छूते हैं, उसके साथ डिमांड करते हैं कॉम्प्रोमाइज करने की, उसके साथ अत्याचार करते हैं। वो आपकी बेटियां एफआईआर तक नहीं कर पाती आपके राज्य में। मोदी जी, अशोक गहलोत को यहां तो एफआईआर भी होगी और लोग भी अरेस्ट हुए। आपके यहां एफआईआर भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कराई गई और अरेस्ट आज भी नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो आपका सांसद है। उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट बिगाड़ सकता है। सत्ता के लालच में जो अपने बेटियों की इज्जत उछालते हुए देख ले, उस इंसान को यह नैतिक अधिकार नहीं कि वो किसी के खून के ऊपर और किसी के शासन के ऊपर बोलने का अधिकार रखता। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन आता जा रहा है, मोदी जी भी शायद अब उनके पास मुद्दे नहीं बचे। हिंदू मुस्लिम वो कर नहीं पा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वो कर नहीं पा रहे हैं, वो कहाँ पे बेचारे फंस रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शायद गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अगले हफ्ते कुछ और नई चीजें रहेंगी, क्योंकि तब तक शायद इलेक्शन भी अनाउंस हो चुका होगा। थैंक यू।